हे एवरीवन, आज की कहानी बहुत ही फनी एंड इंटरेस्टिंग है। इसी वजह से वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। जिंग को उसके ग्रैंडफादर घर से निकाल देते हैं और यहाँ पर उसके पॉकेट मनी को भी बंद कर देते हैं, ये कहते हुए कि 99 ब्लैंकेट्स को तुमने कैंसिल कर दिया। तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे बेस्ट फ्रेंड के 3 पोते हैं, हुओ, गुओ और इयान। तुम्हें इन तीनों में से किसी एक को चूज करना ही पड़ेगा अपनी शादी के लिए। तुम अगले कुछ दिनों के लिए उन्हीं के घर जाकर के रहने वाली हो एंड देन यू विल डिसाइड कि तुम्हें किससे शादी करनी है। पहला जो है वो हुओ है। उसने बहुत ही कम एज में कंपनी को संभाला और वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। दूसरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग है गू और तीसरा बहुत ही ज्यादा हाई आईक्यू वाला है यान। अब ये कितना सच है वो तो हमें आगे पता चलने वाला है। यहाँ पर इस तरीके से अब यहाँ पर जिंग की मजबूरी हो जाती है ग्रैंडफादर का बात मानना। ग्रैंडफादर ने उसके पॉकेट मनी भी बंद कर दी थी, जाने के लिए उसके पास कहीं कुछ नहीं था। दैट्स व्हाई वो मजबूरी में उनके घर जाने के लिए रेडी तो हो जाती है, लेकिन वो इस तरीके से अगली बन के जाती है जहाँ पर कि वो तीनों ही यहाँ पर जिंग को रिसीव करने के लिए आए हुए थे। ये तीनों सोच रहे थे ये ग्रैंडफादर की वजह से ना हमें यहाँ पे ना जाने क्या क्या झेलना पड़ रहा है, और उन तीनों को कोई इंटरेस्ट नहीं था जिंग में। ऊपर से जिंग यहाँ पर इस तरीके से अगली निकलती है, तो वो लोग यही सोच रहे थे यार, एक तो ये गर्ल इतनी अगली है, क्या सच में हमें यहाँ पे इससे शादी करने के लिए ऐसे पार्टनर देखना पड़ेगा। जिंग कान में बैठ जाती है। इन तीनों का मन था क्यों नहीं इसे हम वापस भेज देते हैं, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि ग्रैंडफादर ने वार्न किया था जिंग को चुपचाप घर लेकर के आना है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो लोग यहाँ पर इस तरीके से उसे छोड़ेंगे नहीं। ग्रैंडफादर इन तीनों को घर से निकाल लेंगे। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो लोग जिंग को घर लेकर के जाते हैं और जिंग सोच रही होती है कुछ दिनों तक इन तीनों को मुझे झेलना ही पड़ेगा। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो जिंग देखती है कि घर काफी बड़ा है। वो सोच रही होती है चलो कम से कम यहाँ पर स्टे करने की तो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आराम से रह सकती है। घर के अंदर जाने पे यहाँ पर उसके लिए ग्रैंडफादर ने काफी सारे गिफ्ट्स वगैरह का अरेंजमेंट किए थे, जिसे देख करके जिंग बहुत ही ज्यादा वाली खुश हो जाती है, क्योंकि ये सोच करके कि ये लोग भी बहुत ही अमीर हैं। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग एक्चुअल में इतना ज्यादा वाला अमीर निकलने वाले हैं। अब यहाँ पर उसे पूछा जाता है कि वो इन तीनों में से किसके साथ काम करना चाहती है, क्योंकि फ्री में तो इट्स ऑब्वियस उसे यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा। वो सोचती है कि ये यहाँ पर सड़ू से शकल बना करके घूम रहा है, बेहतर होगा कि मैं इसे ही चूज करूं। और वो यहाँ को हुओ को चूज करती है कि वो उसकी कंपनी में काम करना चाहती है, तो फिर उसकी मजबूरी हो जाती है उसकी बात मानना। और वो उसे कहता है चलो ठीक है, तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ काम करने के लिए अलाउ करता हूँ। जिंग ऐसे जानबूझ करके अगली बन के रह रही होती है। रात में वो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। उसे मोस्टली ये सपना आया करता था कि कुछ लोग उसे चेस कर रहे हैं और वो कुछ चीज को लेकर के भाग रही है, लेकिन इस सपने से रिलेटेड उसे कोई भी चीजें याद नहीं रहती थी। आज भी उसकी नींद खुलती है यही सपने से, तो वो उठ करके बाहर निकलती है पानी पीने के लिए, और जब वो लौट रही होती है तो यहाँ पर इस तरीके से गलती से हुओ के कमरे में चली जाती है, और इस तरीके से वो उसे कहने लगता है कि वो कौन है, उसके कमरे में क्या कर रही है। कमरे में अंधेरे थे, जिनने यहाँ पर मेकअप नहीं किया था, इसी वजह से वो हुओ के सामने नहीं आना चाहती थी। जैसे तैसे करके उसकी पिटाई लगा करके वहां से वो बाहर निकलती है। गलती से उसने हुओ का नाइट वेयर भी इस तरीके से ओपन कर दिया था। वो शर्मा गया था और जिंग जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। अगली मॉर्निंग सब पूछ रहे थे कि हमने यहाँ पर वो के कमरे में लड़की का फोटो देखा था, आवाज सुना था, लेकिन जिंग बहाना कर देती है तुम लोगों को गलतफहमी हो गई। दूसरी तरफ वो निहान नाम की एक गर्ल का इंटरव्यू इस तरीके से देख रही थी, और यहाँ पर वो उसे कह रही होती है कि ये कौन है। अब उसके भाई लोग कहने लगते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर वो जो है हमारे हुओ की एक्स गर्लफ्रेंड है, और निचिंग सोची होती है कि इसके पास वही नेकलेस है जिस नेकलेस को वो सपने में देखा करती थी।
वो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़ थी और सोच रही होती है कि चलो ठीक है, यहाँ पर अगर कंपनी के थ्रू जाकर के वो पता लगा पाएगी कि नियान का आखिरकार उस नेकलेस से क्या कनेक्शन है, तो उसे काफ़ी सारे सवाल के जवाब मिल जाएँगे। तो वो हुओ के साथ कंपनी में काम करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर जाती है तो सब हुओ को काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रीट कर रहे होते हैं। वो सोचती है कि शायद यहाँ पर उसे कुछ ढंग का जॉब मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर हुओ उसे ऐसे क्लीनिंग लेडी का जॉब दे देता है। वो इरिटेट तो बहुत हो रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर सोचती है चलो ठीक है यार, उसे तो बस निहान के बारे में पता लगाना है। कुछ लोग उसे बुली भी करते हैं, बट फिर भी वो सब कुछ झेल रही होती है। और यहाँ पर वो की कंपनी से इन्फॉर्मेशन निकालने का कोशिश कर रही थी। इधर वो उसकी कंपनी को चेक कर रही होती है कि आखिरकार यहाँ पर ये जो कंपनी है, वो उसकी फैमिली के खिलाफ क्या-क्या इन्फॉर्मेशन वो जमा कर सकती है। उसे कुछ चीज़ें हाथ भी लगती हैं, लेकिन यहाँ पर उसके लिए पंगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग यहाँ से जिंग से कहने लगते हैं कि तुम एक क्लीनर हो और तुम कंपनी के डिटेल्स कैसे देख सकती हो। कुछ लोग जिंग को बुली कर रहे होते हैं। जिंग सब कुछ झेल करके चुप रहती है। वो यहाँ पर आता है और वो जिंग को लड़ाई नहीं करने के लिए बोलता है। लेकिन वो उसे ज़्यादा डाँट भी नहीं सकता था, क्योंकि ये सब कुछ ग्रैंडफ़ादर का ही अरेंजमेंट था। जिंग वापस से चुपचाप अपना काम करने के लिए चली जाती है। वो उसे अपने ऑफ़िस में बुलाता है। जिंग से वो कह रहा था कि कंपनी का ये प्रोजेक्ट का डिटेल तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जिंग उसे बहाना कर देती है कि एक्चुअल में वो वहाँ पर गिर गया था, तो मैंने उठा लिया था। भला मुझे इसमें क्या ही समझ में आने वाला है। वो लोगों को नहीं पता था कि जिंग एक्चुअल में अमीर फैमिली से बिलॉन्ग करती है। उन्हें तो ऐसा लगता था कि ज़िंग एक कंट्री गर्ल है और जो उसके ग्रैंडफ़ादर है, वो एक्चुअल में अमीर नहीं है। ज़िंग भी उन्हें अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करती है, क्योंकि वैसे भी उसे उनके साथ नहीं रहना था। वो उनका ही कॉन्ट्रैक्ट लेकर के रख लेता है और ज़िंग को घर जाने के लिए कहता है। ज़िंग इमोशनल ड्रामा करके बोलने लगती है, नहीं, नहीं, मैं अपने ग्रैंडफ़ादर को भला क्या ही जवाब देने वाली हूँ। और इस तरीके से वो वो उसे कोई और जॉब अरेंज करने के लिए बोलती है। तो वो उसे बोल देता है, चलो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर हो जिंग को कहता है तो फिर ठीक है जाओ, तुम यहाँ पर बॉडीगार्ड की जॉब करो। अब जिंग सोच रही होती है कोई बात नहीं, गार्ड की ही जॉब सही, वो कंपनी में तो रह सकती है, तो वो उसकी बात मान जाती है। और यहाँ पर वो के सामने ड्रेस चेंज करने लगती है, तो वो कहता है क्या कर रही हो? जिंग कहती है क्लीनिंग लेडी की ड्रेस तो मैं लौटा रही हूँ और क्या। फिर वो उसे छेड़ते हुए वहाँ से निकलती है। अपने पंटर से बात कर रही होती है तो उसका पंटर उसे कहता है बॉस हमें यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। हमारी दूसरी टीम से लड़ाई हो गई है और तुम्हें यहाँ पर आकर के रेस करना पड़ेगा। तो जिंग वहाँ रेसिंग के लिए निकलती है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो ये देख कर के शॉक हो जाती है। उसके पंटर की लड़ाई किसी और से नहीं, हो कि वही दूसरे भाई यान से हो गई थी और उसने हो को भी यहाँ पर बुला लिया था। हेलमेट में होने की वजह से वो यहाँ पर जिंग को पहचान नहीं पाता है। इन दोनों टीम के बीच छोटी-मोटी ऐसी नोक-झोंक हुई थी। जिंग ने सोचा था कि वो जाकर के चीज़ों को सुलझा देगी, लेकिन हो को देख कर के उसे थोड़ा शांत ही रहना पड़ता है। अगर वो जान गया कि जिंग एक रेसर है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। जिंग को जो उसका फ्रेंड था, ऐसे बेट लगाने के लिए बोल रहा था, दोनों के बीच कार रेसिंग का बेट लगा हुआ था। वो यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम रेसिंग करोगी? जिंग कहती है क्यों? मैं लड़की हूँ इसलिए मैं रेसिंग नहीं कर सकती। वो कहता है नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। वो दोनों रेसिंग स्टार्ट करते, लेकिन थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद वो के बाइक का ब्रेक फेल हो जाता है और एक्सीडेंट होने की वजह से वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। जिंग ये देख करके परेशान हो जाती है, वो भी शौक थी। अभी तक तो बाइक जो ठीक चल रही थी, अचानक से इस तरीके से और उसका एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? तभी हम लोग देखते हैं कोई इंसान है जो कि छुप करके इस तरीके से उन पे नजर रखा हुआ है। वो यहाँ पर बेहोश होने से पहले जिंग को मास्क में देख के सोच रहा था कि क्या जिंग वही गर्ल है जिसको कि वो कुछ साल पहले चेस कर रहा था। उसने बाइक रेसिंग में वो अवार्ड जीता था, जिसके बाद कि वो जिंग का फैन हो गया था। वो को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। जिंग वहाँ पर वापस से अगली बन के आती है, वो झूठ-मूठ के रोने-धोने का एक्टिंग करने लगती है। उनका दूसरा भाई गू भी यहाँ पर आता है और दोनों ही अंदर हो को देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि सबको ऐसा लग रहा था कि हू यहाँ पर सिवियरली इंजर्ड होगा, क्योंकि बाइक इस तरीके से फास्ट राइड वहाँ रेसिंग में एक्सीडेंट भयंकर हुआ है। लेकिन वो ठीक था। यहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि फिलहाल पेशेंट के साथ कोई नहीं, केवल जिंग रहेगी, क्योंकि ग्रैंडफादर ने जिंग को ही हो का ख्याल रखने का जिम्मा दिया है।
वो समझ जाता है अब तो हो गया कांड, मुझे इसे झेलना ही पड़ेगा। जिंग का खुद को ही मन नहीं था यहाँ पर होगा ख्याल रखने का। लेकिन फिर वो सोचती है ठीक है यार, अब ग्रैंडफादर ने कहा इतना तो करना पड़ेगा। और रात में इस तरीके से उसी के साथ स्टे करने का डिसाइड करती है। ड्रेस व्रेस चेंज करके आती है, अब उसके लिए एप्पल पील कर रही थी। तभी उसका सेक्रेटरी आकर के उसे कुछ बताने लगता है। जिंग वहां पर थी तो वो उसे बाहर जाने के लिए बोलता है, पानी लाने के बहाने। तो यहाँ पर इस तरीके से वो जब बाहर जाती है तो उसका सेक्रेटरी वो बता रहा था, हम लोग उस लेडी ड्राइवर को ढूंढ रहे हैं, लेडी रेसर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। अब जेनी समझ जाती है कि वो उसे ही ढूंढ रहा है। वो उसे कहता है मुझे वो लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि कल वाली बाइक राइड देख करके हो को ऐसा लग रहा था कि शायद वो लड़की ही वो रेसर है जिसे कि वो इतने टाइम से ढूंढ रहा है। अब जिन भी कंफ्यूज कि आखिरकार वो उसे ढूंढ क्यों रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच सडन ऐसे एक्सीडेंट की वजह से जिंग हुआ के ऊपर गिरती है और उनके बीच ही सडन में किस हो जाता है। तभी वहां पर ग्रैंडफादर आ जाते हैं और उन दोनों को किस करते हुए देख करके वो भी शॉक हो जाते हैं। घर जाकर के फुल ऑन इमोशनल ड्रामा करने लगते हैं। जिंग के ग्रैंडफादर को कॉल करके बोलते हैं, हमारे पोते ने आपकी पोती को किस किया है, अब तो हमें यहाँ पर उससे उसकी शादी करवानी ही पड़ेगी। डोंट वरी, हम यहाँ पर उससे परेशान नहीं होने देंगे कभी। अब वो और जिंग दोनों ही एक दूसरे से इंगेज नहीं होना चाहते थे, लेकिन ग्रैंडफादर की जिद के आगे भला कोई क्या ही कर सकता था। जिंग ओके ओके का एक्टिंग करके चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ना सामान वामान पैक करके वो वहां से निकलने के लिए सोच रही थी कि तभी वहां पर वो आ जाता है और जिनको 30 मिलियन का चेक दे करके कहता है ये चेक तुम्हारा हो सकता है अगर तुम यहाँ पे ग्रैंडफादर को कन्विंस कर लो ये एंगेजमेंट तोड़ने के लिए। तो जिंग वो पैसे एक्सेप्ट कर लेती है तो वो उसका मजाक उड़ाने लगता है, मुझे लगा ही था कि तुम्हें गोल्ड डिगर हो। जिंग वो चेक फाड़ते हुए कहती है एक्चुअली मुझे 30 मिलियन नहीं चाहिए, अब तो मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए अगर ये एंगेजमेंट तोड़ना है तो। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। वो कहता है ठीक है बताओ तुम्हें कितना चाहिए। तो वो सीधे 800 मिलियन का डिमांड करती है। वो भी सुन के शौक हो जाता है और ग्रैंडफादर भी इन बातों को सुन लेते हैं। जब वो सुनते हैं तो वो कह रहे होता है अच्छा तो तुम्हें 8 मिलियन चाहिए, ठीक है मैं तुम्हें 800 मिलियन चाहिए, ठीक है मैं तुम्हें 800 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम शादी के लिए हाँ कह दो। अब जिंगो से कहती है अब हम बुरा फंस गए ना ग्रैंडफादर के इमोशनल ड्रामा के आगे। वो एंगेजमेंट करने के लिए हाँ कह देता है। अगले दिन हम लोग एंगेजमेंट का सीन देखते हैं। वो के ग्रैंडफादर यहाँ पर हो और जिंग के एंगेजमेंट को अनाउंस करने वाले थे और तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से वहाँ पर नियान आ जाती है और बोलने लगती है कि ये जिंग असली नहीं है, ये झूठ बोल रही है कि ये जिंग असली है। वो अपने साथ एक और लड़की को लेकर के आई थी जो कि कह रही होती है कि एक्चुअल में मैं ही यहाँ पर वो गर्ल हूँ जो कि इस फैमिली की असली डॉटर हूँ, ये तो बस एक कॉन्ट्री गर्ल है जो कि यहाँ पे ये चीज़ें बोल रही है और एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग देख रहे हो, मैं ही असली हूँ। जिंग यहाँ पर अचानक से ऐसे बुली कर रही होती है वो लोग, तो यहाँ पर वो नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वो गुस्सा करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब उसे यहाँ पर खुद को प्रूफ करने के लिए बोला जाता है और ये यहाँ पर कह रही होती है कि ठीक है, अगर मैंने खुद को प्रूफ कर दिया तो क्या तुम यहाँ पर इस तरीके से जो है मुझसे माफ़ी माँगोगी? तो वो कहती है हाँ ठीक है, मैं माफ़ी माँगने के लिए तैयार हूँ। तो वो यहाँ पर अपना मोल ऐसे उसका गिर गया था तो वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, ये मोल मैंने ऐसे नकली लगाया हुआ था और साथ ही में यहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करती है। खुद को प्रूफ देती है, घर का बटलर भी यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन वो बटलर को इस तरीके से अपना ये बना लेती है और कहती है कि ये सब मेरे कज़िन्स हैं। वो अपनी असली आइडेंटिटी अभी नहीं बताना चाह रही होती है। अब इस तरीके से नियान को पार्टी से जाने के लिए बोला जाता है, लेकिन जिंग उससे पहले माफ़ी माँगने के लिए बोलती है कि उसने उसे कहा था कि अगर वो माफ़ी माँगेगी, अगर मैं ही असली निकली तो अब मैं असली हूँ, इससे मुझसे माफ़ी माँगना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे नियान की मजबूरी हो जाती है और उसे यहाँ पर उससे माफ़ी माँगना पड़ता है। वो सोच रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है? हर बार
ज़िंग जब भी ये प्रॉब्लम आता है, तो वो इन चीज़ों को अचानक से ऐसे सॉर्ट आउट कैसे कर लेती है। तभी अचानक से सच में यहाँ पर ज़िंग सबके सामने ही बेहोश हो जाती है। सब सोचने लगते हैं कि अभी तो सब ठीक चल रहा था, अचानक से भला ही बेहोश कैसे हो सकती है। जल्दी-जल्दी उसे घर लेकर के जाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर चेक करके बताते हैं कुछ टाइम पहले इसके सर में चोट लगा हुआ है। इस वजह से कभी-कभी ऐसे इस तरीके से दौरे पड़ते रहते हैं और वो बेहोश हो जाती है। ग्रैंडफ़ादर वो को कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर इसका ख़्याल रखना होगा, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड की पोती है, तो भला हम इसे कैसे ही बुरे होने दे सकते हैं। वो भी ज़िंग का ख़्याल रखने के लिए मान जाता है। अब ज़िंग ऐसे मेकअप में नहीं थी और वो अच्छी-खासी दिख रही होती है, लेकिन वो ऐसे नींद की हालत में ही बड़बड़ा रही थी और हो के पास आ रही होती है। वो चुपचाप उसे दूर होकर के सोने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो ज़िंग के बारे में और भी बहुत कुछ पता च कर आ रहा था, लेकिन उसे कुछ ख़ास ऑप्शन नहीं मिलता है। ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर ज़िंग की चीज़ों को वो के कमरे में शिफ्ट करा रहे होते हैं, तभी वो यहाँ पर वही बाइक राइडिंग वाला इस तरीके से ग्लव्स देखता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं ज़िंग ही तो वो राइडर नहीं है, जिसे कि वो ढूँढ रहा है। इधर ज़िंग को वापस से वही बुरे सपने आ रहे होते हैं। कुछ लोग उनकी फैमिली के बैंकरप्ट होने के बाद इस तरीके से उसके साथ बिहेव कर रहे होते हैं। ज़िंग को समझ नहीं आता है कि ये एक्चुअल में मुझे क्यों सपने आते हैं। और यहाँ पर एक्सीडेंट के बाद वो काफ़ी कुछ चीज़ों को भूल चुकी थी। जिन को यहाँ पर अपने पंटर का कॉल आता है, जिसको कि उसने अपने मॉम-डैड के बारे में पता लगाने के लिए बोल कर के रखा हुआ था। तो वो बताते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर जो है हू ना हो, हू और नियान दोनों फैमिली की यहाँ पर गलती है तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट करने के चक्कर में। ज़िंग शॉक हो जाती है, लेकिन वो चुप ही रहती है। हुआ यहाँ पर आता है तो उसे कहती है मेरे सामान तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे हैं? उसका कहना था कि ग्रैंडफ़ादर चाहते हैं कि हम दोनों साथ में रहें, जब हम दोनों ऐसे एंगेज हैं तो। जिन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? ग्लव देख के कहती है मेरे ग्लव्स तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? वो कहता है तुम्हारे ग्लव्स तुम बाइक राइडिंग करती हो? जिन बहाना कर देती है कि नहीं भला मैं बाइक राइडिंग कैसे कर सकती हूँ? वो यहाँ पर कहता है कि अब देखो जैसा कि तुमको पता है कि हम दोनों एक कमरे में रहने वाले हैं, तो मैं तुम्हारे साथ बेड तो शेयर करने नहीं वाला। अरे मेरा कमरा है तो तुम यहाँ पर जाओगी नीचे फर्श पर सोने के लिए और मैं जाऊँगा यहाँ पर ऊपर बेड पे सोने के लिए। जिंग यहाँ पर देखती है कि उसे भी वही बाइक राइडिंग का अवार्ड मिला हुआ है जो कि मैंने जीता था। तो वो कन्फ्यूजन में हो जाती है। वो उससे पूछने पे वो कहता है हाँ, मैं कभी-कभी बाइक राइडिंग किया करता हूँ। तो जिंग उससे ज़्यादा सवाल नहीं करती है, वरना फिर उसके भी पोल खुलने लगेंगे ना। फिर इस तरीके से वो नीचे चुपचाप फर्श पर सोने के लिए चली जाती है। अगली मॉर्निंग आपस में मेड लोग बात कर रहे होते हैं। लगता है यहाँ पर वो और जिंग के बीच ज़रूर ही कुछ न कुछ तो हुआ है और वो दोनों साथ ही कमरे में ऐसे थे। अब यहाँ पर ग्रैंडफ़ादर इन बातों को सुन कर के काफ़ी खुश हो जाते हैं कि इनका रिलेशनशिप इस तरीके से आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर वो उन दोनों को खुश होकर के हेल्पर लोगों को डबल बोनस दे देते हैं। वो लोग ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए जाते हैं तो ग्रैंडफ़ादर उसे कह रहे होते हैं कि अब देखो तुम यहाँ पर कंपनी का ये 10% शेयर मैं तुम्हें इसी खुशी में देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे और वो के रिलेशनशिप काफ़ी सही जा रहे हैं। लेकिन जिंग वो 10% शेयर लेने से मना कर देती है और कहती है कि एक्चुअल में यहाँ पर मैं वो की पर्सनल सेक्रेटरी बनना चाहती हूँ। आप तो जानते हैं ना ग्रैंडफ़ादर कि यहाँ पर हमारे और वो के बीच कोई भी पर्सनल इमोशनल वाली फीलिंग नहीं है और मैं यहाँ पर ये सोच रही थी कि अगर मैं यहाँ पर इसकी पर्सनल सेक्रेटरी बन जाती हूँ तो फिर तो ये बहुत ही अच्छा है। तो ग्रैंडफ़ादर भी उसकी बात मान जाते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सेम। वो सोच रहा होता है यार इस लड़की को झेलना पड़ेगा और फैमिली में सब आपस में बात कर रहे होते 10% शेयर ग्रैंडफ़ादर ने उसे दे दिए थे, वो तो हम दोनों के भी मिला के नहीं है। रास्ते में जब वो बताता है कि वो 10% शेयर ही केवल 300 मिलियन के थे, तो फिर जिंग को अफ़सोस होने लगता है कि उसे तो वो 10% शेयर लगता है ले ही लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अब वो क्या ही कर सकती थी, उसे पर्सनल सेक्रेटरी का रोल प्ले करना पड़ता है। यहाँ पर कंपनी जाने पर वो उसे बहुत सारे वाले काम दे देता है और कहता है इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करो, तभी यहाँ पर मैं तुम्हें और भी काम देने वाला हूँ। वो सोच रही होती है क्या यार मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। वो सपने में इमेजिन कर रही होती है कि वो हुआ से इतने सारे वाले काम कराने वाली है।
लेकिन ऐसा तो रियल में होने नहीं वाला था। वो उसे जगाते हुए कहता है कि वो नियान फैमिली में जा रहा है, जिनको लगता है कि उनके बारे में जानने का सबसे अच्छा ऑप्शन बचा हुआ है। तो वो उसे कहती है ज़िद करके कि मुझे भी लेकर के चलो प्लीज़। तो फिर वो उसे मना नहीं कर पाता और कहता है चलो ठीक है, चलते हैं। वो लोग ऐसे गोल्फ खेलने के लिए जा रहे होते हैं। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो निहान आई हुई थी और वो को कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जैसी ही जर्सी बनवाई है, क्यों ना हम ऐसे कपल गोल करते हैं? बट वो उसे मना कर देता है। जिंग को यहाँ देख कर के वो गुस्सा कर रही थी कि जिंग यहाँ पर क्या कर रही है? उसका कहना था कि जिंग यहाँ पर मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, उसी के तौर पर काम करने के लिए आई हुई है। वो निहान के फादर से कहती है कि आप कॉर्पोरेशन चाहते हो तो अपनी बेटी को थोड़ा कम कंट्रोल में ही रखना। और वो जानता था कि वो उसके पीछे इस तरीके से पड़ी हुई है, लेकिन वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो लोग यहाँ पर गेम खेलने के लिए जाते हैं तो निहान जानबूझ करके रिंग का इंसल्ट करने के लिए उसके साथ ऐसे गोल्फ खेलने का बेट लगाती है। कह रही है अगर वो जीती तो वो इस तरीके से अपनी कंपनी के कुछ जो महंगे वाला है यहाँ पर एंटीक पीस है वो नहीं देंगी। जिंग यहाँ पे गोल्फ खेलने के चक्कर में जानबूझ करके निहान को थोड़ा सा हर्ट कर देती है। निहान गुस्से में आकर के उससे उसका वो ब्रेसलेट छीनने लगती है, जो कि ग्रैंडफादर ने जिंग को दिया था और वो खानदान की निशानी थी। तो यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं और जिंग और निहान को लड़ते हुए देख करके गुस्सा करने लगते हैं। वो यहाँ पर जिंग का सपोर्ट करते हुए कहता है ऐसे क्यों ही परेशान कर रहे हो तुम लोग? किसी को नहीं पता था कि एक्चुअल में ग्रैंडफ़ादर की वज़ह से कर रहा है ये, या फिर उसकी मर्ज़ी है ये सब कुछ करना। ज़िंग बाहर बैठ कर के हुओ को गेम खेलते हुए देख रही होती है। वो उसके बदले खेल रहा होता है और वो ये गेम जीत भी जाता है, जहाँ पर कि इस तरीके से उसके जो फ़ादर थे, उन्हें ये एंटीक पीस उन्हें देना पड़ता है। ज़िंग उसे लेकर के खुश थी क्योंकि ये उसी के डैड का था। वो कन्फ्यूज़न में भी थी कि इसकी डैड की चीज़ें इनके घर पर क्या कर रही है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो इन चीज़ों को पता लगाना चाह रही होती है कि हमारी चीज़ें उनके घर पर क्या कर रही है। ये तो उसके मॉम-डैड के मेमोरी से रिलेटेड थी और वहाँ पर उसे एक याद आता है, जो कि उसके डैड ने कहा था कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट होने वाला है। तो वो सोच रही होती है कि ये बर्थडे गिफ्ट इनके पास क्या ही कर रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, लेकिन तब तक नियान उसे किडनैप करा लेती है। वो इस चीज़ से गुस्सा थी कि उसने उसका वो नेकलेस, वो ब्रेसलेट छीन लिया। वो यहाँ पर 2 बंदे लोगों को बुलाई होती है, जिन लोगों को उसने जिंग को परेशान करने के लिए बोला हुआ था। वो लोग यहाँ पर जिंग को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे होते हैं कि जिंग भला हमारा क्या ही बिगाड़ने वाली है। लेकिन जब यहाँ पर जिंग इस तरीके से उनकी पिटाई लगाती है, तो फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में जो है, जिंग कोई कमज़ोर नहीं है। इनफैक्ट वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो नियान की पिटाई लगाते हुए उसे वहाँ से उसे वहाँ से खींचते हुए लेकर के जा रही थी और ये चीज़ यान देख लेता है और वो चिल्लाते हुए को बता रहा होता है कि ज़ेंग यहाँ पे नियान की पिटाई लगा रही है। वो लोग सब देखने के लिए जाते हैं। नियान यहाँ पर ज़ेंग की बुराई करते हुए कहती है कि देखो उसने मुझे इतना बोले किया, लेकिन वो ज़ेंग से पूछता है आखिरकार हुआ क्या था? तो वो उसे बताती है कि उसने मुझसे मेरा ये ब्रेसलेट छीन लिया, ये कहते हुए कि मैंने उससे इन चीज़ों को छीना है, जबकि तुम्हें तो पता है कि ग्रैंडफ़ादर ने मुझे ये ब्रेसलेट खुद ही दिया है। दूसरी तरफ वो उससे वो ब्रेसलेट भी छीन ले रही है। अब यहाँ पर वो जो था वो नियान के फ़ादर पे गुस्सा करते हुए कहता है, आपकी बेटी हमेशा ही इस तरीके से परेशान करते रहती है ज़िंग को, और अगर ऐसा हुआ तो वो आगे चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इन चक्करों में यहाँ पर ज़िंग को भी चोट लगा हुआ था, तो वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। बाहर जाने पर वो उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है। ज़िंग उसे कहती है, जैसा कि तुम देख रहे हो कि मुझे चोट लगा है तो मैं 1 दिन की छुट्टी चाहती हूँ, क्या मैं ये छुट्टी ले सकती हूँ? तो वो उसे कहता है हाँ ठीक है, वो अपने भाई के साथ वहाँ से निकलने लगता है। उनके जाने के बाद ज़िंग अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उसे रिसीव करने के लिए आने के लिए बोलती है, और वो दूर से ये चीज़ें देख रहा होता है। उसे पहले से ही डाउट था कि ज़िंग इतनी सिंपल नहीं है जितना कि सिंपल वो खुद को दिखाती है। तो वो जिंग को फ़ॉलो कर रहा होता है कि जिंग कहाँ जा रही है। ग्रैंडफ़ादर के पास पहुँच जाती है। वो उसे फ़ॉलो करते-करते वहाँ पे जाता है तो समझ जाता है कि जिंग इस फैमिली की असली डॉटर है। ये लोग तो काफ़ी अमीर हैं।
ग्रैंडफ़ादर से जिंग पूछ रही होती है कि ग्रैंडफ़ादर, जब मैं आपको मिली थी तो क्या कोई मुझे चेज़ कर रहा था? ग्रैंडफ़ादर अब जिंग को ये बातें नहीं बताना चाहते थे। यहाँ पर तभी हू आ जाता है और वो जिंग को इस तरीके से यहाँ पर देख लेता है। जिंग को वो कहता है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर इन बातों का एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि चल क्या रहा है? इस तरीके से अब जिंग अपना ड्रेस वेस चेंज करके यहाँ पर आती है। वो लोग फैमिली मेंबर आपस में बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। जिंग को इतना प्रिटी प्रिटी देख करके तो उसका भाई यान और वो दोनों ही देखते रह जाते हैं। जो जिंग के ग्रैंडफादर थे वो माफी मांगते हुए कह रहे होते हैं कि मेरी पोती थोड़ी सी ज्यादा ही बदमाश है। जिंग से यहाँ पर वो अकेले में बात करना चाह रहा था, लेकिन जिंग जाती नहीं है। वो कह रही है, एक्चुअल में मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से मैंने ये सब कुछ ड्रामा किया था। ग्रैंडफ़ादर कहते कि चलो ठीक है, अगर तुम दोनों एक-दूसरे से शादी नहीं करना चाहते हो, तो हम यहाँ पर इस रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन इस तरीके से वो सोचती है कि नहीं-नहीं, अगर यहाँ पर मैंने अभी शादी तोड़ी, तो फिर मैं उस बात का सच नहीं जान पाऊँगी कि मेरे मॉम-डैड के साथ क्या हुआ था। इसी वजह से वो यहाँ पर कह रही होती है कि नहीं, हम दोनों ही एक्चुअल में एक-दूसरे से प्यार करने लगे हैं। शुरुआत में मैं उसे पसंद नहीं करती थी, इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये रिलेशन तोड़ने के लिए बोला था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार ये ज़िंग करना क्या चाह रही है। वो भी इन चीज़ों को जानना चाहता था, इसी वजह से वो ज़िंग के हाँ में हाँ मिला देता है और यहाँ पर वो दोनों अपने रिलेशनशिप को नहीं तोड़ते हैं। अपने एंगेजमेंट को नहीं तोड़ते हैं। अब जिनको यहाँ पर हो के साथ लौटना था क्योंकि दोनों एंगेज हैं, दोनों के बीच चीज़ें ठीक हैं, तो फिर यहाँ पर अब वो ग्रैंडफ़ादर के घर रह के क्या ही करेगी? जिन तो बस जल्द से जल्द ये पता लगाना चाह रही थी कि हो और नियान का क्या कनेक्शन है उनकी फैमिली के बैंकरप्टी से। लौटते समय हो जिंग के घर में सेम बाइक राइडिंग का अवार्ड उसके कॉरिडोर में देखता है और जिंग की बातों से हो को ऐसा लगने लगा था कि जिंग सच में उससे प्यार करने लगी है, तभी तो वो ये बातें बोल रही है। वहाँ से लौटते समय वापस से जिंग अपना मेकअप करती है। हो को एक्सप्लेनेशन देती है कि ग्रैंडफ़ादर को काफ़ी कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी, इसी वजह से वो अब भी इस तरीके से अगली ही बने रहने का सोच रही हैं। लौटते समय वो दोनों रोड साइड स्टॉल पर फूड खा रहे होते हैं। हालाँकि हो इस टाइप की फूड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन जिंग उसे कहती है, खा कर के तो देखो बहुत टेस्टी है। वो उसे अपने हाथों से खिला रही होती है, वो भी फुल ऑन एन्जॉय कर रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे निहान आ जाती हैं और जो कुछ उसने गोल्फ वाले पार्टी में किया था उस चीज़ के लिए वो उससे माफ़ी माँगने के लिए आई हुई थी। वो उससे कहता है कि तुमने मुझे थोड़ी हर्ट किया था, जो मुझसे माफ़ी माँग रही हो। माफ़ी माँगना है तो एक्चुअल में इस तरीके से ज़िंग से माँगो। तो वो ज़िंग से भी माफ़ी माँग रही होती है और साथ ही में यहाँ पे उसे इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट देते हुए हो को कहती है कि एक्चुअल में मेरे डैड ने ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें देने के लिए बोला है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में हमारी फैमिली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए आई हुई हूँ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जिंग ले लेती है क्योंकि उसे पता था कि उसकी फैमिली को बैंकरप्ट करने में यहाँ पर नहीं भी तो नियान भी तो इंक्लूडेड है ना। इसी वजह से वो यहाँ पर उसका हेल्प करने की एक्टिंग करते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट लेके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ उनके जाते ही यहाँ पर निहान कुछ गुंडे लोगों को कॉल करके जिंग को सबक सिखाने के लिए बोलती है। घर पर जिंग वो को छेड़ रही होती है कि तुम्हारी फर्स्ट लव को मैं हर्ट करने वाली हूँ, तुम्हें कैसा लग रहा है? वो उसे कहता है फर्स्ट थिंग कि वो मेरी फर्स्ट लव नहीं है, मुझे उसे लेकर के परेशान करना बंद करो। फिर सोचता है 1 मिनट मैं इसे क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि निहान मेरी कौन है। फिर वो नोटिस करता है कि निहान बिल्कुल उस फीमेल राइडर की तरह लग रही है, लेकिन वो जिंग से इस बारे में कुछ पूछता नहीं है। वो नहाने गया था, अपने कपड़े लेके जाना भूल जाता है, तो वो जिंग से अपने कपड़े लाने के लिए बोलता है। जिंग उसे एक क्यूट सा पजामा ले जा करके देती है, जिसे कि पहन करके जब वो आता है तो इतना सेक्सी लग रहा था कि बेचारी खुद जिंग ही शर्मा जाती है और ब्लैंकेट ओढ़ करके सो जाती है। वो भी तो समझ ही रहा था कि यहाँ पर वो इस तरीके से शर्मा रही है उसे देख करके।
लेकिन जब यहाँ पर ज़िंग रात में सो जाती है तब वो उसे उठा करके ऊपर बेड पर सुला देता है। बेचारी 2 दिनों से नीचे सो रही थी। वो भी तो अमीर घराने से बिलॉन्ग करती है, उसे नीचे सोने की कोई आदत नहीं है। और फिर वो अपने काम में लग जाता है। उसे यहाँ पर बहुत कुछ पता करना था। वो उस फीमेल राइटर के बारे में भी पता लगाते रहता है रेगुलरली। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जिंकी नींद खुलती है। वो सोचती है वो बेड पर क्या कर रही है, लेकिन उसे ध्यान नहीं था। तभी वो उठ के वॉशरूम जाने लगती है। वो वॉशरूम में था, उसे पता नहीं था। वो स्लिप करके गिर रही थी। वो उसे संभालने के लिए चले जाता है। वो सिंह के इतने करीब था, उसे ऐसे देख करके वो उसे किस करने से खुद को रोक नहीं पाता है। जब वो उसे किस करता है तो जेंग उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। वो उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि एक्चुअल में वो इमोशन में भाग गया था और वैसे भी ये उसका फर्स्ट किस था। और इस तरीके से वो यहाँ पर जेंग वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ऑफिस में उदात उसका छोटा भाई यहाँ पर उससे मिलने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि एक्चुअल में यहाँ पर मैं ना तुम्हारे लिए एक कॉफ़ी इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे छोटा-सा काम है। उसे कहती है बताओ क्या काम है? वो कहता है एक्चुअल में ना मेरा भाई ऐसे बाइक राइड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो पार्टिसिपेट करे। वो कहती है कि ठीक है, पहले तुम ये बताओ हो और नियान का ये रिलेशन कैसे बना? तो उसे कहता है एक्चुअल में कुछ टाइम पहले हू को किसी ने हराया था और वो फीमेल राइडर नियान निकलती है। तो वो उसे पसंद करने लगता है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उसे पता चलता है कि नहीं, वो नियान नहीं एक्चुअल में कोई और गर्ल थी। इसके बाद मेरे भाई ने उससे ब्रेकअप कर लिया। जब वो उसका ऐसे राइडिंग वाला नेम बताते हैं, तो वो खुद भी शॉक हो जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं, खुद वही थी और वो उससे पसंद करता था। उतने लॉन्ग टाइम से वो उसे ढूँढ रहा होता है। जिंग सोच रही होती है कि यार ये क्या किस्मत है, क्या उसे उसे ढूँढना ज़रूरी था? यहाँ पर उन दोनों के लिए एक पार्सल आता है। जब जिंग का पार्सल यान खोलता है तो देखता है कि काफ़ी लिमिटेड एडिशन बाइक का मॉडल उसे मिला है और साथ ही में यहाँ पर इस तरीके से उसे एक बाइक राइडिंग के लिए इनविटेशन भी मिला हुआ है। वो सोच रही होती है जाने के लिए क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। दूसरी तरफ वो अपने काम में लग जाती है सोचते हुए कि अच्छा होता अगर वो उस बाइक राइड वाले कंपटीशन में नहीं जाता तो, क्योंकि उसे भी तो बुलाया ही जाएगा और अगर वहाँ पर वो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसे पहचान करके देख सकते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेम यहाँ पर वही इनविटेशन उसे भी मिला था, तो वो ज़ेंग को वो इनविटेशन ओपन करने के लिए बोलता है। जब वो उसे ओपन करती है तो देखती है कि वही कंपटीशन के लिए उसे भी इनविटेशन मिला है। वो हुआ से पूछ रही थी कि क्या वो इस कंपटीशन में जाने का प्लान कर रहा है? वो कहता है नहीं, मैं ऐसे छोटे-छोटे कंपटीशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? वो कहती है नहीं, मैं बस यूँ ही पूछ रही थी। वो कहते हैं तुम्हें बाइक राइडिंग के बारे में पता है? जिन कहती है नहीं, नहीं, भला मुझे कैसे पता होगा? मैं तो खुद ही यहाँ पर गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। वो झूठ बोल देती है, वो सोच रही होती है कि अगर वो बाहर नहीं जाएगा तो फिर बहुत अच्छा है, वो आराम से यहाँ पर अपना बाइक राइड के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर पाएगी। वो यहाँ पर जिनको झूठ बोल देता है, वो उस कॉम्पिटिशन में तो जाने ही वाला था। तभी हम लोग देखते हैं कि जिंग से मिलने के लिए गू आता है, वो उसे कुछ पेपर देते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम कौन हो और तुम क्या चीज़ ढूँढने के लिए हमारी फैमिली में आई हुई हो। मैं बस तुमसे ये चाहता हूँ कि हो को तुम इस कंपटीशन में लेकर के आओ। बदले में ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारा। जेंग उस इन्फॉर्मेशन को देखती है तो शॉक हो जाती है। एक्चुअल में वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये इन्फो ढूँढ रही थी। तभी तो रुओ को पता चलता है कि गू जिंग को ढूँढते हुए आया हुआ है। तो वो उसे देखने के लिए चले जाता है। उसे उसकी फ़िक्र हो रही थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है? दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो उन्हें देखने के लिए जाता है तो यहाँ पर रिंग उसे मना कर रही होती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करना है। और वो दोनों यहाँ पास थे तब तक यहाँ पर वो उसे देख करके शॉक हो जाता है। यहाँ पर जिंग एक्सप्लेन करने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअल में जैसा तुम सोच रहे हो। इस बात पर वो गू को वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि एक्चुअल में वो नहीं चाहता था कि इस तरीके से वो उससे इन्वॉल्व हो। वो जिन से पूछता भी है कि वो तुमसे क्या कह रहा था? बट वो उसे कहती है कुछ नहीं, वो बस मुझे ये कहने के लिए आया था कि तुम उस बाइक राइड के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो, क्या तुम सच में जाना चाहते हो? वो उसे कोई जवाब नहीं देता। वो अपने छोटे भाई यान से मिलने के लिए जाता है।
जब उसे पता चलता है कि हो को भी सेम बाइक मिला है, तो वो कह रहा होता है जिंग को भी सेम ही बाइक मिला था और सेम ही इनविटेशन भी मिला था। पता नहीं उसे कैसे इनविटेशन मिला, वहाँ पर तो टॉप के राइडर को बुलाया जाता है। हो का डाउट और ज़्यादा बढ़ जाता है कि जिंग ही वो गर्ल है, वही राइडर है जिसे कि वो इतने लंबे समय से ढूँढ रहा है। अब तो वो ज़रूर ही उस कॉम्पिटिशन वाले ये में पार्टिसिपेट करने वाला था। और इधर रात में जिंग अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है, उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करे। उसे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से वो पैसे अगर वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है तो फिर अच्छा होगा, लेकिन करेगी तो वो जान जाएगा। वो यहाँ पर आता है और वो जिंग को कह रहा होता है कि वो किससे बात कर रही थी। जिंग झूठ बोल देती है, कोई नहीं मेरी फ्रेंड थी। और यहाँ पर कहीं न कहीं अब लेके जिन को थोड़ा जेलस होने लगा था, क्योंकि वो उसे पसंद भी तो करने लगा था। लेकिन ये बातें तो जिन को पता नहीं था। सब कुछ जानने के बाद वो यहाँ पर जिन के साथ उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन जिन यही सोच कर के उस कॉम्पिटिशन में जाती है कि एक्चुअल में वो तो नहीं आने वाला है। वहाँ पर नियान भी आई हुई थी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ज़िंग अपने राइडिंग नेम के साथ वहाँ आती है, सब उसे बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो इस तरीके से आता है तो वो थोड़ा-सा ये देख कर के परेशान हो जाती है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। वो अपना फेस और ज़्यादा छुपाने लगती है। लेकिन वो जानबूझ कर के यहाँ पर ज़ेंग के पास उससे पूछ कर के जाकर के बैठता है और कहता है क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? ज़ेंग कहती है हाँ, हाँ, क्यों नहीं? बट वॉशरूम जाने के बहाने वो थोड़ी देर में उठ कर के वहाँ से जाती है और जैसे ही वहाँ से जाती है तो वो 2 लोगों को आपस में बात करते हुए सुनती है, जहाँ पर कि वो लोग इस तरीके से हुओ के बाइक को खराब करने का बात कर रहे होते हैं और उसे इस तरीके से ब्रेक फेल करने का बात कर रहे थे। तो जिंग इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते, उसे डाउट होने लगता है कि कहीं वो तो नहीं है। वही इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था हुओ को यहाँ पर लाने के लिए। वो अपने बंटर को ये वीडियो अननोन नंबर से हुओ को भेज देने के लिए बोलती है। इधर वो लोग राइड के लिए और रेस के लिए तैयार हो रहे थे। वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं। हो को वो वीडियो मिलता है, उसे कहीं न कहीं पहले से डाउट था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जब वो लोग राइड के लिए स्टार्ट करते हैं तो ज़िंग हो से कहती है बाइक चेंज करने के लिए। वो उसे अपना बाइक देने के लिए बोलती है। वो रेडी हो जाता है और ज़िंग को सँभाल करके चलाने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर हो तो जान चुका था कि चांसेस है कि ये जिंक हो सकती है। बाइक राइड होने के बाद इस तरीके से उन दोनों के बाइक का एक्सीडेंट यहाँ पर हो जाता है। अब जिंक ये सोच रही थी, मैंने हो को अपना बाइक दिया तो फिर हो का बाइक कैसे खराब हो गया? और एक्सीडेंट में थैंकफुली उसकी जान बच जाती है। जब जिंक उसे देखने के लिए जाती है, उसका मास्क हटा देता है और कहता है, मुझे पता था कि ये तुम हो। जिंक उसे कहती है, ये चीज़ें मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। निहान इधर आने लगती है तो उसे बेहोश होने की एक्टिंग करने के लिए बोलती है। निहान सिंह पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्ही ने अपना बाइक उससे चेंज कराया था। उसके भाई लोग जल्दी-जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जा रहे होते हैं। जिंग उससे कहती है, पहले मैं जानना चाहूँगी कि एक्सीडेंट हुआ कैसे? तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आया हुआ था, वो कह रहा था सीसीटीवी फुटेज यहाँ के काम नहीं कर रहे, लेकिन जिंग ने यहाँ पर उन दोनों का जो वीडियो रिकॉर्ड किया था, उस वजह से काफ़ी काम बन रहा होता है। ये लोग यहाँ पर हुआ को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कि जिंग बोल रही होती है कि फाइनली तुम ठीक हो। और उसे कहता है कि सच में तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही थी। जिंग उसे कोई भी जवाब नहीं देती है। अब वो उसे जानना चाह रहा था कि चल क्या रहा है। जिंग उसे कहती है, मुझे भी तुम्हारे घर आने के बाद पता चला कि एक्चुअल में तुम मुझे ढूंढ रहे हो, और अब मुझे कैसे ही पता होगा इस बारे में। उसे कहता है, मैंने तुम्हें नियान समझ लिया था। वो उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करना चाह रहा था, लेकिन जिंग उसे ऐसा करने से फिलहाल रोक देती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में वो की फैमिली उसकी फैमिली के बैंकरप्टी में इंक्लूडेड है या नहीं। यहाँ पर वो लोग ये पता लगा रहे थे कि आखिरकार ये सब कुछ किया किसने, तो उन्हें पता चल जाता है गू ने। ये तो ग्रैंडफ़ादर को भी पता चल गया था, वो घर पर उसे पनिशमेंट दे रहे होते हैं। एक्चुअल में जो गू था वो इस घर का नाजायज़ बेटा था, ये बात बहुत ही कम लोगों को पता था और इसी तरीके से वो हुआ से जेलस हुआ करता था और इसी वज़ह से इतने टाइम से उसे जान से मारने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पर इस तरीके से हुआ और सिंह पहुँचते हैं ग्रैंडफ़ादर को बताते हैं कि कितनी बार से मुझे इस तरीके से मारने का कोशिश कर रहा है। और फिर
ग्रैंडफ़ादर उसे घर से निकाल देते हैं, ये बोलते हुए कि तुम मेरी ही पोतो को मारने का कोशिश कर रहे हो। ग्रैंडफ़ादर हुओ से अकेले में बात करना चाहते थे, तो हुओ यहाँ पर सबको वहाँ से जाने के लिए बोलता है। गू को इस तरीके से उसके इस कांड के बाद घर से जब निकाल दिया जाता है, तो वो जाते-जाते कह रहा था, आपको क्या लगता है, क्या जिंग सही है? वो भी यहाँ पर किसी मोटिव से ही आई हुई है। जिन सोची होती है कि अगर उससे पहले मेरा पोल खुल गया तो फिर मेरे लिए पंगे ही हो जाएँगे। तो वो मुझे वहाँ से लेकर के जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद वो ग्रैंडफ़ादर से बात कर रहा था। जहाँ पर कि वो उसे बताता है, आपको याद है कुछ टाइम पहले आपकी बेस्ट फ्रेंड की फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी। चांसेस है कि उसमें गू का हाथ हो और जिंग उसकी बेटी है, तो मुझे लगता है कि वो इसी बात का सच्चाई जानने के लिए आई हुई है। ये बात जब ग्रैंडफ़ादर को पता चलता है, तो वो बेचारे को हार्ट अटैक आने लगता है, क्योंकि उन्हीं का इस तरीके से नाजायज़ ही सही लेकिन होता है ना, और वो यहाँ पर इस तरीके से उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड के ये को बर्बाद कर रहा है। वो कहता है कि मैं इस बात का पता लगा रहा हूँ क्या सच है। वो ज़िंग को देखते हुए कमरे में जाता है। ज़िंग ने इन बातों को सुन लिया था। वो रो रही होती है, लेकिन बहाना कर देती है कि वो ड्रामा देख रही है। वो हुआ से कहती है कि वो हुआ का घर छोड़ कर के जाने का प्लान कर रही है। वो हुआ से कहता है, क्यों? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारे सारे प्रॉब्लम को ठीक कर दूँगा। वो ये कह के आगे ज़िंग को किस करने लगता है। ज़िंग यहाँ पे अभी तक 110% श्योर नहीं थी, लेकिन वो इस बात को लेकर के तो श्योर थी कि कम से कम वो हो को पसंद करती है। लेकिन जब तक वो अपने मॉम-डैड के बारे में सच ना जान ले, वो कभी भी किसी को मौका नहीं दे सकती थी। वो दोनों यहाँ पर फर्स्ट टाइम एक-दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। रात में वो हो को बेहोश कर देती है और उठ कर के उसके ऑफ़िस जाती है। उसे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए था, कुछ पेपर उसे हाथ लगते भी हैं, लेकिन जैसे वो वहाँ से लौट रही थी, वो वहाँ पहुँच जाता है। वो ज़ेंग को कहता है, "एक बार सच बता कर के तो देखती, तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पर मैंने और मेरी फैमिली ने तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट किया है?" ज़ेंग कहती है, "बात तो फ़िलहाल यही दिखा रहा है, सच क्या है ये मुझे पता नहीं।" वो उससे कहता है, "ठीक है, तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूँ।" वहाँ पर यान भी आ गया था और ज़ेंग का फ्रेंड भी आ गया था, तो वो लोग सारे ही इस टॉपिक पर बात कर रहे थे। वो ज़िंग को बताता है कि जब शुरू-शुरू में उसने ये कंपनी सँभाला था, उस समय ज़िंग की फैमिली के साथ उसका कोऑपरेशन होने वाला था। लेकिन इससे पहले कि डील पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो पाता, मुझे पता चलता है कि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ कैसे हुआ। जानना तो मैं भी खुद चाहता था, लेकिन उस समय मैं इतना छोटा था, मुझे ज़्यादा आइडियाज़ नहीं थे कि मुझे क्या करना चाहिए। वो लोग ग्रैंडफ़ादर के पास जाते हैं, ग्रैंडफ़ादर भी उसे काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि उन्हें पता चलता है कि कोई तो था जो कि ज़ेंग को उस समय फ़ॉलो अप कर रहा था और वो ज़ेंग को जान से मारना चाह रहा था। लेकिन कौन? वो बात उन्हें नहीं जान पाया। लेकिन हाँ, वो निहान की फैमिली से कनेक्टेड था, ये उन्हें पता चलता है। अब जिंग हुओ के साथ उसके घर वापस लौटने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो इस बात को लेके श्योर हो चुकी थी कि इसमें हुओ और उसकी फैमिली की कोई गलती नहीं है। अगर उसकी फैमिली बैंकरप्ट हुई है तो इसी वजह से वो यहाँ पर अब उस पे ट्रस्ट करते हुए उसके साथ घर जाती है, जहाँ पर कि इस तरीके से वो काफ़ी ड्रंक हो चुकी थी रास्ते में। उसका दिल टूटा था, उसने ड्रिंक किया था। वो यहाँ पर उसके पास में था, वो हुओ को वापस से किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इतनी ड्रंक थी कि वहीं सो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नियान की फैमिली और गू दोनों आपस में शुरुआत से ही मिल कर के काम कर रहे होते हैं। अब वो लोग सोचते हैं कि जिंग को इससे पहले कि पूरी बात पता चले, क्यों ना हम उसके जो भी बचे हुए एसेट्स हैं वो बेच करके निकल जाए यहाँ से, वरना हम पर क्रिमिनल केस हो सकता है। इन दोनों को यही सही लगता है और वो दोनों इन चीज़ों को बेचने के लिए एक ऑक्शन का इंतज़ाम करने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ अगली मॉर्निंग जब जिन की नींद खुलती है, तो वो देखती है वो कल रात तो कोई और कपड़े पहने हुई थी, उसने हुओ को किस किया और उसके कपड़े चेंज कैसे हो गए? वो हुओ को देख कर के चिल्लाने लगती है, तो वो उससे कहता है, डोंट वरी, मैंने तुम्हारे कपड़े नहीं बदले हैं। एक्शन में यहाँ पर वो दोनों अब तक इंटीमेट नहीं हुए थे, तो वो यहाँ पर रिंग का फ़ायदा उठाना नहीं चाहता था। वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जो गू है, वो हुओ से बदला लेने के लिए जानबूझ करके हुओ की कंपनी को बर्बाद करने का कोशिश कर रहा है और वो यहाँ पर उनके फाइनेंशियल चेन को ब्रेक कर चुका है, जिस वजह से हुओ की कंपनी धीरे-धीरे करके बैंकरप्ट हो रही है। अब ऐसे समय पर हुओ को बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत था, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट उसे मिलेगा कहाँ से? क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स तो अपने पैसे निकाल रहे हैं। तब जिंग यहाँ पर अपने अब तक की सारी सेविंग के साथ आती है
और यहाँ पर इस तरीके से वो सेविंग वो की कंपनी को रिवाइव करने के लिए एक्चुअल में काफ़ी थी। और वो सोच रही होती है कि अब मैंने इसका यहाँ पर ऐसे हेल्प किया तो चलो ठीक है, एटलीस्ट वो अब बच सकता है। ग्रैंडफ़ादर को भी पता चलता है कि एक्चुअली में ये प्रेटी गर्ल जिंग है, तो वो भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि हुओ की तो किस्मत निकल पड़ी। शुरुआत में तो वो उसे पहचान ही नहीं पा रहे होते, लेकिन फिर एट द एंड जिंग बताती है कि मैं ही जिंग हूँ, धूप जाकर के उन्हें भरोसा होता है। सच्चाई का पता लगाने के लिए जिंग अपने मॉम डैड के पुराने घर जाती है, जहाँ पर कि गलती से उसका बचपन का एक बनाया हुआ पेंटिंग एल्बम गिर के टूट जाता है और उसमें से एक हिडन कैमरा निकलता है। उस वीडियो को प्ले करने पर उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में नियान ने उसके मॉम डैड को बुली किया था उसके सारे एसेट्स उसके नाम करने के लिए, वरना वो लोग नियान को जान से मार देंगे। मतलब बहुत सारे कंपनी के ऐसे पंगे थे जिस वजह से यहाँ पर जियांग के मॉम डैड को जिंग के मॉम डैड को अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम करनी पड़ी थी और एट द एंड वो लोग फ्रॉड केस में फंस रहे थे, तो उन दोनों ने खुद को हर्ट कर लिया था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों जब घर लौट रहे थे तो कुछ गुंडे लोग उस पर अटैक कर देते हैं। इट्स ऑब्वियस कि नियान की फैमिली और गू ने उन्हें वो गुंडे भेजे होंगे। वो दोनों ही यहाँ पर अकेले फाइट करके उन्हें अच्छा खासा सबक सिखाते हैं और फिर वहाँ से लौट जाते हैं। अब बारी थी यहाँ पर नियान और गू को सबक सिखाने का। वो लोग उस ऑक्शन में जाने का डिसाइड करते हैं। उस ऑक्शन में यहाँ पर जिंग की फैमिली की बहुत सारी चीज़ें आने वाली थी। ऑक्शन स्टार्ट होता है, लेकिन जब वहाँ पर वो लोग हुओ को जिंग के साथ देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि उन्हें कहाँ से इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया। ऑक्शन स्टार्ट किया जाता है और यहाँ पर उस यॉट को ऑक्शन में निकाला जाता है। जिंग यहाँ पर जानबूझकर उस यॉट को खरीदने का कोशिश कर रही थी, बट एट द एंड निहान की फैमिली बोल देती है कि नहीं नहीं, कुछ यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम है और हमें वो यॉट नहीं बेचना है। जिंग कहती है क्यों नहीं बेचना है, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक्चुअल में ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये तुम किसी और की प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो। निहान के डैड कहने लगते कि क्या बकवास कर रही हो, तो मुझ पे ये झूठ मूठ का इल्जाम लगा रही हो। इस बात पर रिंग सबको इन्फॉर्मेशन दिखाती है कि किस तरीके से उनके 8th बर्थडे पर उसके मॉम डैड ने उसे ये यॉट गिफ्ट किया था और इसके पेपर्स पर आज भी उसके डैड के सिग्नेचर है, उसका डैड का नाम है। तो फिर ये वॉट यॉट उनका कैसे हुआ? और वो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि जो भी प्रॉपर्टी उन लोगों ने अब तक सेल की है, वो तो एक्चुअल में उसकी और उसके डैड की है। इन लोगों ने फ्रॉड करके इस तरीके से उन्हें फँसाया है। वो लोग तब भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो वो लोग उस बंदे को बुलाते हैं जो कि 5 इयर्स बिफोर उनका हेल्प किया था ये सब कुछ करने में। अब इस चक्कर में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके से जो है वो लोग बुरी तरीके से फँस गए थे। पुलिस वुलिस उन्हें पकड़ कर के लेकर के जाती है। निहान यहाँ पर वो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसके डैड को जाने दे। वो कहता है 1 मिनट, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। जो कर रही है ज़िंग कर रही है। तुम लोगों ने ज़िंग के साथ बुरा किया था और ज़िंग अब उनका सज़ा तुमसे ले रही है। तो फिर यहाँ पर तुम लोगों का जेल जाना तो तय है ना। तुम्हारे चक्कर में ज़िंग के मॉम-डैड ने खुद को हर्ट किया और तुम लोग खुद को बचाने के लिए बोल भी कैसे सकते हो? इधर मौके का फायदा उठाते हुए गू सोचता है कि वो निकल लेगा, लेकिन हू और जिंग दोनों मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। फाइनली जिंग का रिवेंज यहाँ पर कंप्लीट होता है। वो इन तीनों को पकड़ करके अपने मॉम डैड के ग्रेव के पास जाती है माफ़ी मंगवाने के लिए। इसके बाद पूरी जिंदगी के लिए वो लोग जेल चले जाते हैं और यहाँ पर हू और जिंग दोनों ही एक हो जाते हैं और हू की कन्फेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। वो दोनों साथ हो जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल रहे थे हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।